हेलो ऑल, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर होते क्या हैं? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं डेफिनेशन, एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर सच एज 1, 5, -56, 0.7, पाई एक्सेट्रा। तो कोई भी ऐसे नंबर जिसे हम हमारे नंबर लाइन पर दिखा सकें, जैसे कि मान लीजिए एक हमने नंबर लाइन खींची, यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उसे हम रियल नंबर्स की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, -1 है, 0 है, 0.24 है, 1 है, इवन दो √2 जिसकी वैल्यू हम 1.414 अप्रॉक्स मानते हैं, तो ये भी 1.414 को हम अपने नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स के अंदर में कौन कौन से नंबर आते हैं? रियल नंबर के अंदर में हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक तो इरेशनल नंबर और एक है जिसमें हम रखते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि स्टार्ट होता है 1 से। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 1, 2, 3, आगे बढ़ते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर आता है हमारा होल नंबर, जो कि स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, ये भी आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव पार्ट्स भी आते हैं और पॉजिटिव पार्ट्स भी आते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नंबर जो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे कि 3/7, 4/3, ऐसे नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें q जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं होता है। इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम जो किसी भी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइडेड नहीं होते हैं, या फिर जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप देखें तो √7 दिया हुआ है, √11 दिया हुआ है, पाई है। तो पाई एक्चुअली में रूट में नहीं है, तो पाई क्यों? अगर आप पाई का नंबर देखें तो ये 3.14 और आगे चल के ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। ये किस तरह का नंबर हो जाता है? ये आपका हो जाता है एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाते हैं जो किसी से डिवाइडेड नहीं होते हैं, जो ख़त्म ही नहीं होते, बढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर आपको दिया जाए 1.010010001, फिर 00001, और ये आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम कौन से नंबर कहते हैं? ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ये सारे नंबर्स किसके अंडर में आते हैं? ये सारे नंबर्स आते हैं आपके इरेशनल नंबर्स के अंडर में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो ये लेमा वर्ड दिया हुआ है, ये एल्गोरिदम से थोड़ा सा अलग होता है। तो इसको एल्गोरिदम ना समझ के हम लेमा वर्ड से ही यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, अगर इसकी डिफिनेशन हम देखें यहाँ, यूक्लिड डिवीज़न लेमा इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करती है, जो हमें बता रही है, क्या बता रही है? द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड, डिवीज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ये हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि जो डिविडेंड होता है हमारा, जो डिवीज़र होता है, जो कोशेंट होता है और जो रिमाइंडर होता है, इनके बीच में क्या संबंध है, ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर आपने ऑलमोस्ट 5th, 6th, 7th क्लास में पढ़ा ही होगा कि जब हम डिवाइड देते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ डिवाइड दें 2 से 9 में, तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर हो गया 1। तो ये आपका इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसे हम डिविडेंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम डिवीज़र कहते हैं, इसे हम कोशेंट कहते हैं और इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये आपको पता होगा। ठीक, तो यही ये डेफिनेशन, ये जो हमारा यूक्लिड का डिवीज़न लेमा है, यही हमें बता रहा है कि डिविडेंड, डिवीज़र, कोशेंट और रिमाइंडर में क्या संबंध है, वो हमें यूक्लिड के डिवीज़न लेमा के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो स्टेटमेंट यूक्लिड ने दी थी वो क्या है? फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, वो कोई भी हो सकते हैं, हमने यहाँ ए और बी माना है, तो किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर जो कि हमारा ए और बी है, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट, इन 2 ए और बी के लिए एक एकदम सबसे अलग 2 यूनिक होल नंबर, सबसे अलग होल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं
या जिसे हम कहते हैं उनका एक अस्तित्व होता है Q और R, जिसे हम यहाँ पे Q और R कह रहे हैं। किस तरह से? इस तरह से, जहाँ A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स A जो है हमारा यहाँ से इंटीजर है, वो किसके बराबर है? वो B इंटू जो हमारा ये होल नंबर Q है प्लस R के बराबर है। ठीक, यहाँ वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू R एंड R इज लेस देन B, यहाँ पर ये जो हमारा R है ये या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा और B से छोटा हो सकता है, इस B से छोटा हो सकता है। ये R कभी भी आपका लेस देन 0 नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता है कभी भी। अब ये थी स्टेटमेंट वाइज टेक्सचुअल फॉर्म में, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पे अगर आप ये देखें तो मैथमेटिकल टर्म में ये बात है। अब इसमें मीनिंग क्या हो रहा है? अगर हम मीनिंग देखें तो A इक्वल्स टू है आपका यहाँ डिविडेंड का काम कर रहा है, B डिवीज़र का काम कर रहा है, Q कोशेंट है और R जो है वो है आपका रिमाइंडर। तो ये सेम उसकी तरह ही है जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जैसे कि हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था जहां हमने 9 को 2 से डिवाइड किया था, तो हमारा 4 टाइम्स गया, 8 आया और रिमाइंडर 1 बचा। तो इसको अगर हम A B Q R के फॉर्म में लिखें तो A जो है हमारा है 9, B जो है वो है हमारा 2, Q जो है वो है हमारा 4 और R जो है वो है हमारा 1। तो हमारा मैथमेटिकली क्या था? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो A बराबर 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस R, जो कि अगर हम ध्यान दें तो 9 बराबर 4 2 जा 8 प्लस 1, 9 इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा यूक्लिड का डिवीज़न लेमा था, जिसके बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी कि क्या होता है, उसका स्टेटमेंट पढ़ा कि स्टेटमेंट वाइज वो क्या कहना चाह रहा है, मैथमेटिकली वो क्या कह रहा है, और फिर उसका हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा कि किस तरह से जो हमने बचपन में सीखा है उसी को किस तरह से हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम। तो पीछे जो अभी हमने पढ़ा वो था डिवीज़न लेमा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिवीज़न एल्गोरिथम है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इज अ मेथड बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड की जो डिवीज़न एल्गोरिथम है वो यूक्लिड के सिंपली जो डिवीज़न लेमा दी गई है उसी के ऊपर आधारित है। दैट इज़ यूज्ड, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। HCF किसी भी 2 नंबर्स का HCF या GCD फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम का। तो अब चलिए देखते हैं स्टेप्स कैसे होते हैं, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमें फाइंड करना है HCF 135 और 225 का। तो ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा उसे हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा होगा या आपको आता होगा, जो हमारा डिवीज़न मेथड होता है HCF निकालने का, कि 225 को हम 135 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार जा रहा है? ये एक बार गया 135, रिमाइंडर बच गया 90। उसके बाद फिर क्या हम कर रहे हैं? तो फिर हम 135 को जो यहाँ हमारा नंबर था उसे अब हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर से, तो ये कितनी बार गया? ये एक बार गया, तो बच गया हमारा 45। अब 45 से फिर 90 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितनी बार गया? 2 बार गया 90, रिमाइंडर बच गया हमारा 0। तो सेम यही कॉन्सेप्ट, यही तरीका हम लोग यूक्लिड के डिवीज़न एल्गोरिथम में फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से। कैसे? तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, उसको हमने A की जगह दे दी, ये हमारा A था, इक्वल्स टू B की जगह हमारा छोटा वाला नंबर आ गया, तो B इंटू अब Q हमें चाहिए। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा Q क्या आ रहा है? हमारा Q आ रहा है 1। मतलब कि हमें ये देखना है कि
छोटे वाले नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि या तो हमारा ये बड़ा नंबर आ जाए, ए आ जाए, या फिर उससे कम कुछ रहे। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन गया हमारा क्यू। उसके बाद जो भी बचा, जैसे कि आपका यहाँ बच गया 90, तो 90 हो गया हमारा रिमाइंडर। सेम ये चीज़ है 225 को हमने 1 कैसे लिख सकते हैं, 135 इंटू 1 प्लस 90, रिमाइंडर 90 बच गया, जैसे यहाँ 90 बचा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 135 जो है ए बन गया, बी हमारा 90 बन गया, फिर से क्यू हमारा 1 है और रिमाइंडर हमारा 45 बन गया। जैसा कि आपने यहाँ देखा 90 से हमने 135 को डिवाइड किया, 1 बार में गया 90, रिमाइंडर बच गया 45। सेम यही चीज़ फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 90 ए बन गया, 45 बी बन गया, क्वोशिएंट 2 हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। सेम यहाँ चीज़ 45 बी था, 90 ए था, तो 45 से 90 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये इसका प्रोसेस है, ये स्टेप्स हैं, ये इसके स्टेप्स हैं। और ये स्टेप्स हम कब तक फॉलो करेंगे, ये स्टेप्स हम तब तक फॉलो करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। मीन्स अगर हम यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसका तब तक यूज़ करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो जो लास्ट डिवीज़र है, मतलब कि जो लास्ट नंबर है जिससे पूरा डिवाइड हो गया था, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा लास्ट बी की वैल्यू जो है, लास्ट बी, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा HCF बन जाता है। तो इस केस में हमारा 45 से डिवाइड हुआ था 90, तो हमारा HCF क्या बन गया, हमारा HCF बन गया 45। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब हमारा एक फंडामेंटल थियरम है अरिथमेटिक की, जो कि CBSE के क्या कहते हैं 10th की बुक में दी हुई है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन पता होना जरूरी है। क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कंपोजिट नंबर पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो वो ऐसे नंबर जिनके दो, मतलब लिख दिया जाए, कंपोजिट नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं 2 या मोर देन 2 होते हैं। जैसे कि 6 एक कंपोजिट नंबर है तो इसके फैक्टर्स 2 गुना 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो, मीन्स जितने भी हम नंबर्स पढ़ रहे हैं उनमें कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम किसी भी 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन हमने यहाँ किया है 2 इंटू 3, ये यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर 6 के लिए 2 इंटू 3 है तो 4 के लिए भी 2 इंटू 3 ऐसा हो जाएगा। ये यूनिक होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। बस इसमें क्या अलग नहीं होता है, ऑर्डर अलग नहीं होता है। हम 2 इंटू 3 लिख दें या फिर 3 इंटू 2 कर दें, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर्स या जो फैक्टराइजेशन वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, फैक्टराइजेशन, ये अलग होता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स अलग होंगे। अगर हम यहाँ जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं 8 है, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये अलग होगा। सभी नंबर्स को, सभी कंपोजिट नंबर को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो अलग होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट था हमारा HCF एंड LCM। ठीक है, HCF या जिसे हम GCD के नाम से भी जानते हैं, द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स ऑल ऑफ देम। किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर का HCF या GCD क्या होता है, वो होता है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। इसका भी हम एग्जांपल भी देख लेंगे। LCM क्या होता है, LCM होता है 2 या 2 से अधिक नंबर्स का LCM होता है ऐसा सबसे छोटा नंबर जो उन सबसे डिवाइड हो सके। HCF में हम नंबर को डिवाइड करते हैं और LCM जो होता है वो जो हमारे नंबर से उनसे डिवाइड होता है। ठीक है, अब हमने बचपन में या छोटी क्लासेस में सबसे पहले HCF निकालने का ये डिवीज़न मेथड सीखा था कि 2 से 8 करना हो तो 4 टाइम्स 8 हो गया, 0, तो हमारा 2 HCF हो गया। या LCM निकालने के लिए हमने क्या सीखा था,
अगर हमें एलसीएम निकालना तो 2 और 8 के लिए 2 से एक बार, फिर 4 बार, फिर 2 से 1 2 बार, फिर 2 से 1 और 1 बार करें और उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 करके हमारा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 8, तो 8 हमारा एलसीएम हो गया। ये हमने सीखा था, लेकिन जैसे जैसे अब हम बड़ी क्लास में हैं तो हम थोड़ा सा अलग तरीका यूज़ करेंगे। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, तो अगर हम यहाँ 12, जैसे हमने एग्जांपल लिया है 12 और 18 का एचसीएफ निकालने का ही एग्जांपल है फिलहाल, तो 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से 6 टाइम, 2 से 3 और 2 से 3 से 1 टाइम्स में, तो हमारे 12 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसे हम इसको हम लिख सकते हैं ये 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, और 3, ठीक है। अब है हमारा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और फिर 3 से 1 टाइम, तो इसका क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपको HCF निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको HCF निकालना है तो इन दोनों नंबर्स में जो सबसे छोटी वैल्यू हो, इन दोनों नंबर्स का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसमें सबसे छोटी वैल्यूज़ का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखिए इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन, 2 का स्क्वायर है और यहाँ 2 है, तो दोनों में सबसे छोटा क्या है, 2 है, हमने 2 लिख लिया मल्टीप्लाई। फिर इधर 3 है और 3 का स्क्वायर है, मीन्स दोनों के पास 3 है, बट इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से छोटा है आपका 3, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लाई करने पे आया 3 दूनी 6, हमारा HCF क्या बना 6। सेम तरह से अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें, ठीक, चलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा हम ज़्यादा बैक चले गए। 18 का ये है, अगर अब हमने HCF हमने निकालना देख लिया, LCM कैसे निकालते हैं, LCM के लिए इन दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं, जैसे 2 का स्क्वायर और 2 ये दोनों के पास है, इनमें से हम जो सबसे बड़ा नंबर होता है, अब जैसे कि 2 स्क्वायर और 2 में से किसी को भी पता है कि 2 का स्क्वायर बड़ा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी बड़ा नंबर है वो 3 स्क्वायर और 3, तो 3 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया, दोनों का एलसीएम हो गया आपका 36, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, मीन्स हमारा जितना भी रियल नंबर का टॉपिक था, जितने टॉपिक्स थे हमारे CBSE NCERT में, या जो टॉपिक हमें 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने कर लिए हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमें 96 और 404 का क्या निकालना है, HCF। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए 96 का बहुत छोटा सा 12 98, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से मैं पूरा नहीं करने जा रहा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, या पहले 8 को देख लेते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 12 को 2 गुना 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, तो 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया हमारा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद है हमारा 404, तो मैं इसे मिटा देता हूँ पहले, 404, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएं तो ये हो जाएगा आपका 2 से अगर हम करते हैं तो 2 0 2 202, फिर 2 से करें तो 101, ये हो गया हमारा। अब 101 11 से नहीं कटता, किसी से भी नहीं कटेगा, तो 101 जैसा कि आप जान रहे हैं 101 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका हमारा 404 का सबसे का हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमको देखना है कि जो कॉमन नंबर्स हैं, या पहले से हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2 की कितनी पावर, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 गुना 3, और यहाँ है 2 की पावर 2 गुना 101। अब देखिए हमको सबसे पहले
जो कॉमन नंबर्स हैं उसमें सबसे छोटा वाला चाहिए। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में सबसे छोटा क्या होता है, इसमें छोटा होगा 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 3 नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 कॉमन ही नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं एक तरीका है कि 3 की पावर 0 यहाँ दे दें। किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। इसका मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे ये 2 नंबर्स कॉमन थे, हमने ये 2 नंबर्स लिख लिए। उसके बाद 3 यहाँ कॉमन है, किसी के साथ नहीं है 3 कॉमन, तो हमने 3 को छोड़ दिया। 101 कॉमन है, नहीं है, तो हमने 101 को छोड़ दिया। इसका मतलब आपका इस मल्टीप्लाई की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 234 एंड 390। तो हमें 234 और 390 का HCF निकालना, और कैसे निकालना है, हमें निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, जो कि था हमारा, अगर हम आपको याद हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ + R, इस वाले मेथड से निकालना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो A का मतलब है जो सबसे बड़ा नंबर होगा 390, = B का मतलब जो दूसरा छोटा नंबर होगा। इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 234 में अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 400 से अधिक हो जाएगा। तो हम यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 390 में से 234 गया तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 3 गया 5 और 156 आता है। तो नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा स्टेप 1 था। नेक्स्ट स्टेप 2 में हमारा ये जो है, जो हमारे यहाँ B था वो क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, और जो हमारा यहाँ रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर B बन जाएगा। तो 156 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 234 आए या उससे कम आए। तो अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो 150 दूनी 300 हो जाता है, तो ये भी अधिक हो जाएगा 2 बार में भी। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा रिमाइंडर, 234 में से 156 गया तो 14 में से 6 गया 8, 12 में से 5 गया 7 और 1 में से गया 0। तो हमारा क्या आ गया, 78 रिमाइंडर आ गया। फिर हमारा स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा हमारा यहाँ 156 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 78 आ जाएगा। फिर हम नंबर देखेंगे कि किस नंबर से करें। तो 78 2 जा 8 2 जा 50 से 8 2 जा 6, 3 का 6 कैरी हुआ 1, 7 2 जा 14 और 115। तो 2 बार में पूरा जा रहा है, तो हमारा यहाँ 0 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा HCF जो है वो क्या है, HCF जो है वो हमारा 78 आ गया सॉल्व, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आप 234 से 390 को इस तरह से डिवाइड कीजिए, एक बार में 234, 156, फिर 234, एक बार में 78, फिर 156 को यहाँ डिवाइड कीजिए 2 बार में, 156 कट गया या रिमाइंडर 0 आ गया। और उसके बाद आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, स्टेप्स के फॉर्म में। आप दोनों में से किसी तरह से भी करके, पहले या तो आप ऐसे सीधे स्टेप्स करके कर सकते हैं, या पहले ऐसे सॉल्व करके फिर स्टेप फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 900 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखिए, आप लोगों ने 7th 8th में प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड सुना होगा। सेम वही चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा अलग तरह से कहा जा रहा है कि 900 को प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स के रूप में, के प्रोडक्ट के रूप में दिखाइए। सिंपल है, हम 900 के क्या कर सकते हैं, 900 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, 9 गुना 100, ठीक। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, एक तो ये प्राइम फैक्टर हो गया 9 का। उसके बाद में 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 50, तो 2 लिख दिए हैं। अब 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 10, ठीक, 5 लिख दिए हैं। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अगर देखें तो 5 गुना 10 बचे 50, दूनी 100 और 100 गुना 9 900। तो हमारा क्या आ गया, अगर अब हम इसको सीक्वेंस वाइज लिख दें
2 × 2 × 3 × 5 या ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए 2⁻2 × 3⁻2 × 5⁻2। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, डिटरमाइन वेदर 13/40 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि आपको ये शो करना है कि क्या 13/40 जो है इसका जो डेसिमल, जब हम डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो क्या ये फिनिश हो जाएगा, क्या इसका एक एंड है या फिर ये एंडलेस है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसको करने के मतलब एक सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप 13 में 40 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा सबसे पहले डेसिमल 130 120 हो गया 325। एक तो ये है, इससे साफ समझ में आता है कि इसका ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, ये साफ समझ में आता है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना होगा कि आप ये 13/40, 13 प्राइम नंबर है तो इसका कोई भी मतलब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, तो 40 का फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 दूनी 4 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 × 5 ये लिख सकते हैं। इसका मतलब है 13/2⁻3 × 5⁻1, ठीक है। अब अगर ये लाइन याद रखिएगा, ओनली इफ डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स of 2 and 5 then it can be terminal decimal expansion। अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 की ही फैक्टर्स हैं, मीन्स 2⁵ हो या 2 × 5 हो या कुछ भी हो ऐसा, जहाँ केवल 2 और 5 2 और 5 ही हैं, तो वो उसको हम मतलब उस पूरे फ्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि वो जो टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन है, उस पूरे फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ से हमको प्रूव भी हो गया कि पहले ही हमने ये चेक कर लिया था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और यहाँ से भी हमको प्रूफ हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट HCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फॉर 18 and 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, किस तरह से, पावर के रूप में। तो 18 का क्या होता है, 2 × 9 18 होता है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻1 × 3⁻2। 24 का होता है 12 × 2, तो 2 × 12, 12 के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 6, तो 2, अब 6 के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 2⁻3 × 3⁻1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कहें HCF क्या है, तो हमें सबसे कॉमन देखना है, और कॉमन में सबसे कम पावर। तो ये देखिए, इसमें दोनों में 2 है, लेकिन 2 की कम पावर क्या है, 2⁻1 यानी कि 2, और यहाँ 3⁻1 यानी कि 3। तो हमारा HCF क्या हो गया, वो हो गया 6। LCM में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 2⁻3 गुना, इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 3⁻2, और 3⁻1 में 3⁻2, मतलब कि 2⁻3 का मतलब हो गया 8, और 3⁻2 का मतलब हो गया 9, तो 72। तो हमारा HCF और LCM आ गया है। अब इसने हमें कहा कि वेरीफाई करना है HCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए HCF क्या है हमारा 6, LCM क्या है 72, और नंबर्स क्या है 18 × 24। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा, 1 7 6 42 1 43। ये हमारा HCF × LCM आ गया। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 18 दूनी 360, या ऐसे कर लीजिए 18 दूनी 36, 18
18 चौक 72 का 2, हासिल लगा 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 432 दोनों इक्वल हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक, इसको पहले ये वाला पोर्शन लें LHS, फिर ये वाला पोर्शन लें RHS, दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करें और लास्ट में क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसको करने के लिए एक तरीका तो यह कि हम पहले मान लेते हैं लेट n इक्वल्स टू 1 2 3, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और आगे कहीं तक भी जा सकता है, तो हम 3 तक ही लेंगे। तो 6 की पावर n, हमने n सबसे पहले 1 माना तो 6 की पावर 1 इक्वल्स टू 6, फिर 6 की पावर 2 इक्वल्स टू 36, 6 की पावर 3 इक्वल्स टू 216। इन तीनों ही केस में जो है हमारा यूनिट डिजिट 6 ही है। तो आप आगे कितना भी आगे किसी भी नंबर तक जाएं, यूनिट डिजिट आपकी क्या रहेगी 6 ही रहेगी। ठीक है, एक तरीका तो ये था। एक तरीका हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, इसका मतलब ये है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं सिंस 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 and so it can't be divisible by 10। ठीक है, अब अगर 6 ना ही 5 से डिवाइड हो रहा है ना ही 10 से डिवाइड हो रहा है, देन द यूनिट डिजिट कांट बी 0। ठीक, 0 नहीं हो सकती, और 0 के बाद फॉर एनी नेचुरल नंबर, 0 किसी भी नेचुरल नंबर के लिए नहीं हो सकती है। तो या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा यूनिट डिजिट इज 6 इक्वल्स टू 6 फॉर एवरी नेचुरल नंबर सो इट कैन नॉट बी 0, या 6 to the power n can't be ended with 0 for any natural number, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए, वेरी गुड। तो अब हम वी कैन राइट इट एज √2 इक्वल्स टू p/q। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 को हम दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा p² अपॉन q²। ठीक है,
ये हो गया। इसका मतलब अब हम यहाँ से ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q²। ठीक, पी स्क्वायर इज 2q²। अब यहाँ हमको लिखना होगा सीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन P is also divisible by 2। ठीक है, मीन्स अगर पी स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ, तो P भी 2 से डिवाइड जरूर होगा। ठीक, एक ये हो गया हमारा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लेट P इक्वल्स टू 2k फॉर एन इंटीजर k। ठीक, k के लिए हमारा P इक्वल्स टू 2k हो गया। अब क्या करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ देखा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q² है, तो हम यहाँ पर भी दोनों साइड स्क्वायर करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमारा रिजल्ट आता है पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k²। ठीक, अब यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, हम यहाँ पिछले वाले यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 2q², यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2q² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4k²। ठीक है, यहाँ से 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, तो q² इज इक्वल्स टू 2k²। सेम वही लाइन, सीन्स q² इज डिविजिबल बाय 2, देन q will also be divided by 2। ठीक, कि q² अगर 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट स्टेप क्या है, हेयर यहाँ पर P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, which contradicts our assumption of, सॉरी यहाँ that होगा, our assumption that P and Q are co-prime numbers। ठीक, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि P और Q दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, जो कि हमारे इस अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि P और Q को प्राइम नंबर्स हैं। सीन्स P by Q as रेशनल नंबर, P by Q जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स होते हैं। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
our assumption that root 2 is an irrational number. Sorry, root 2 is an, ये तो क्वेश्चन ही था, रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अब हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि रूट 2 जो रेशनल नंबर होना चाहिए था वो नहीं है। तो ये हमारे जो भी हमने यहाँ काम किया है वो रेशनल नंबर के अगेंस्ट में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब रूट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ये हमारे उस सोच को, उस विचार को जो हमने माना था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और चैप्टर्स के साथ में या और डाउट्स के साथ में हम और क्वेश्चन के साथ में हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।